हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। आइए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग 10th क्लास के केमिस्ट्री का एक नए टॉपिक को शुरुआत करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग 10th क्लास के केमिस्ट्री में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, ये जो आपका चैप्टर है इसके अंदर पिछले क्लास में हम लोग रासायनिक समीकरण क्या होता है और इसके अंदर दो टाइप जो आपका संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है इसके बारे में जानने का प्रयास किया था। आज की क्लास में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और हम लोग जानने का ये प्रयास करेंगे कि रासायनिक समीकरण से क्या हमको सूचनाएं मिलती है। आखिर जो हम ये रासायनिक समीकरण को पढ़ते हैं, जैसा कि आपने पिछले क्लास में पढ़ा और ये भी उसमें जानने का प्रयास किया कि संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम कैसे पहचान सकते हैं कि इसमें ये आपका संतुलित है यानी बैलेंस्ड है और अगला अनबैलेंस्ड है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग एक एक पॉइंट बाय पॉइंट करके समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जब हम रासायनिक समीकरण को पिछले क्लास में पढ़ रहे थे तो उसमें हम आपको एक चीज़ बताए थे कि अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखना है समीकरण के रूप में तो उसमें आप संकेत का या तो सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इसका मतलब ये हुआ, हम समझाते हैं। जैसे देखिए, हम लोग पिछले क्लास में रासायनिक समीकरण पर बात किए थे और हम लोग ये समझने का प्रयास किए थे कि रासायनिक जो समीकरण हम लोग लिखते हैं वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। हम क्यों बेमतलब के रासायनिक सूत्र, रासायनिक संकेत, किसी भी तत्व का क्यों याद करते हैं। कुछ तो हमें उससे फ़ायदा होता है तब तो याद करते हैं। इसके लिए पिछले क्लास में हम आपको ये समझाए थे कि अगर कोई बहुत बड़ा रासायनिक अभिक्रिया को हम लिखें, जैसे हम आपको बताएं, और इसमें जो पिछले क्लास था उसमें हम आपको बताए थे कि एक बहुत बड़ा रासायनिक अभिक्रिया है। यह अभिक्रिया ये है, जैसे हम आपको बोलते हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन को अगर आप मिला देते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट ये है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को सूरज के प्रकाश में अगर आप रखते हैं तो उसे हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। हम कितना बड़ा स्टेटमेंट बोले। अगर हम चाहे कि इसको लिखना चाहे तो हम यहाँ से लिखेंगे कि हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा। कितना बड़ा स्टेटमेंट होगा। लेकिन इसको बहुत ही कम समय में आपको लिखना है तो आप इसमें संकेत और सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम आपको बताए थे कि अगर हाइड्रोजन बोल रहे हैं तो हाइड्रोजन का मतलब आप इसका H2 लिख दीजिए सूत्र, ठीक है। क्लोरीन है Cl2 लिख दीजिए। और हाइड्रोजन और क्लोरीन जब आपस में संयोग करता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है और इसको आप संतुलित कर दीजिए। इतना ही हम लिखे हैं रासायनिक समीकरण में। देखिए, रासायनिक समीकरण लिखने से फ़ायदा भी हम पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण को लिखने से क्या फ़ायदा होता है, लेकिन आज हम सूचनाएं को देखेंगे और फ़ायदा आपको पता चल रहा है यार कितना बड़ा। अगर हम लिखेंगे तो कितना आपको जगह लेगा, इतना से यहाँ आएगा। आपका टाइम कितना लगेगा कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को सूरज के प्रकाश में रखते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है और इसमें हम कितना जल्दी लिख दिए H2 + Cl2 2HCl। तो रासायनिक समीकरण लिखने से हमें तो फ़ायदा होता है। लेकिन आज की क्लास में हम लोग समझते हैं कि आपका रासायनिक समीकरण से जो सूचनाएं प्राप्त होती है वो सूचनाएं क्या होती है। ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आप लोग समझिए, जब हम फर्स्ट क्लास आपको बताए थे तो उसके अंदर ये बताए थे कि ये जो है आपका ये तीर का निशान है, इस तीर के निशान की ये बाईं साइड है और ये दाईं साइड है, ठीक है।
ये मतलब बायां और ये दायां। तो जो भी बायां है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिकारक। इसको क्या बोलते हैं? अभिकारक। और जो दायां साइड है उसको बोलते हैं इसको प्रतिफल। क्योंकि जब आप हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को सूर्य के प्रकाश में रखें तो सूर्य के प्रकाश में रखने पर हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया, ठीक है। तो हमें मिला क्या? हमें मिला हाइड्रोजन क्लोराइड प्रतिफल के रूप में। तो इसमें हम लोग को देखते हैं कि अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का अगर समीकरण के रूप में आप लिखते हैं तो सबसे पहले आपको जानकारी ये मिलती है कि आपका अभिकारक में कौन कौन सा तत्व है। जैसे देखिए ये प्लस है, प्लस कहने का मतलब ये दोनों आपस में अलग अलग है। एक तो तत्व आपका हाइड्रोजन हो गया और दूसरा तत्व क्लोरीन हो गया। अगर हम आपसे ये कहते हैं बाबू कि आप ये बताइए कि अभिकारक में कौन कौन सा तत्व भाग ले रहा, तो आप अभी इसको बंद कर दीजिए, ठीक है। अभिकारक में यही दोनों ना भाग ले रहा है यार। तो ये दोनों कौन है? एक आपका हाइड्रोजन है और दूसरा क्लोरीन है, यही ना है। एक हाइड्रोजन और दूसरा क्लोरीन, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानकारी मिलती है कि अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखते हैं तो सबसे पहली जो जानकारी मिलती है कि अभिकारक इसमें कौन है और प्रतिफल कौन है। जैसे अभिकारक हाइड्रोजन और क्लोरीन है, प्रतिफल आपका हाइड्रोजन क्लोराइड है। तो एक चीज़ तो हमको पता चल गया कि अगर रासायनिक समीकरण को आप लिखते हैं तो सबसे पहले आप ये पता कीजिए कि इसमें कौन आपका अभिकारक है और कौन प्रतिफल, ठीक है। तो पहली जानकारी हम लोग को मिला, इसको देख लीजिए। सबसे पहला कहता है कि अभिकारकों एवं प्रतिफलों को संकेत की और सूत्र की, ठीक है, जानकारी देता। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप रासायनिक समीकरण को लिखते हैं तो उसमें एक अभिकारक होता है आपका। अभिकारक देखिए ये है, एक हाइड्रोजन और दूसरा क्लोरीन है, और उससे जो बनता है उसको प्रतिफल कहते हैं। और अभिकारक और प्रतिफल को हम संकेत या सूत्र से लिखते हैं, ठीक है। हम ये नहीं लिखते कि ये आपका हाइड्रोजन है ये क्लोरीन है, हिंदी में नहीं लिखते हैं ऐसे करके। ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है, ऐसे नहीं लिखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल इसका सूत्र लिखते हैं। जैसे अगर हम इसको लिखें, देखिए ये हाइड्रोजन है और ये प्लस क्लोरीन है, ठीक है। और ये बनाता है आपका हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। ऐसे हम नहीं लिखते हैं, हम सूत्र लिखते हैं इसका। हाइड्रोजन का H2 होता है, क्लोरीन का Cl2 होता है और हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl होता है, ये होता है, ठीक है। तो वही कहता है कि अगर किसी भी आप रासायनिक अभिक्रिया को लिख रहे हैं समीकरण के रूप में तो आप उसमें दो चीज़ का ध्यान दीजिएगा, और वो दो चीज़ ये है कि उसमें पहला आप संकेत का प्रयोग कीजिए या तो सूत्र का प्रयोग करिए, ठीक है। दूसरा हमें जानकारी ये देता है कि इसमें कौन कौन सा तत्व भाग ले रहा। जैसे हम आपको बताएं इसमें कि अभिकारक के रूप में कौन कौन सा तत्व है, तो एक आपका हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। तो अगर हम आपसे ये पूछें कि आप बताइए कि जो हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है तो उसके बनने में कौन साथ आपको दे रहा है, तो एक हाइड्रोजन और दूसरा क्लोरीन है। तो इसी हाइड्रोजन और क्लोरीन को हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों पदार्थ, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये दोनों तत्व इसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट आपको यही कहता कि यह बताता है कि अभिक्रिया में कौन कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है। अभिक्रिया में कौन कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है, तो एक तो ले रहा है हाइड्रोजन और दूसरा ले रहा है क्लोरीन
और इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिकारक। इन दोनों को अभिकारक बोलते हैं। ठीक है। और अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन कौन सा पदार्थ का निर्माण करता है? तो अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बन रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है। ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन और क्लोरीन भाग ले रहा है और उसके प्रतिफल जो है वो हाइड्रोजन क्लोराइड है। ठीक है। तीसरा हमको देखिए, हम जब पिछले क्लास में आपको पढ़ाए थे तो उसमें हम समीकरण को संतुलित कैसे आपको करना है ये चीज़ें थोड़ा सा सिखाए थे। अब समीकरण को कैसे संतुलित करना है इसको थोड़ा सा समझिए। जैसे देखिए, मान के चलो कि इसी को हम ले लेते हैं या दूसरा दे देते हैं आपको N2 प्लस H2। ठीक है, NH3। अगर हम आपसे ये इसमें कहें कि इसमें कौन दो तत्व है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा, तो एक आप कहिएगा इसको नाइट्रोजन और एक कहिएगा हाइड्रोजन। ठीक है। और इसके प्रतिफल क्या बन रहा है? तो इन दोनों के मिश्रण से NH3 बन रहा है और इस NH3 को हम लोग अमोनिया बोलते हैं। ठीक है, NH3 को अमोनिया बोलते हैं। अब इसको थोड़ा सा आप संतुलित कर लीजिए। ठीक है, ये आपका संतुलित हो गया। देखिए, जो चौथा और पांचवा कह रहा है उसको भी हम समझाते हैं आपको, और तीसरा क्या कह रहा है इसको भी हम समझाते हैं। ठीक है। आप थोड़ा सा ये कीजिए कि पहले इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आपको इसको समझाते हैं, क्योंकि इसके अंदर जगह नहीं है। कहता है कि यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकार को एवं निर्मित प्रतिफलों के परमाणुओं एवं अणुओं के आपेक्षिक मतलब दोनों के अनुपात की जानकारी देता। ठीक है, ये एक कह रहा। तो इसमें देखिए, सबसे पहले देखो आपको समझाते हैं। ये आपका है समीकरण। इस समीकरण में ये देखिए सबसे पहले आप कि ये आपका नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन ये कौन ओर है? बाईं ओर है। ठीक है, आप बाईं ओर लिख दीजिए, बाईं ओर है। और ये आपका NH3 है, दाईं ओर है, दाईं ओर है। इसमें हम देखिए आपको जो समझाना चाहते हैं वो आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसमें आपका एक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को हम N लिख देंगे। ठीक है। दूसरा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को H2 लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं। इसमें दो तत्व है बाईं ओर, बाईं ओर आपका दो तत्व है, एक नाइट्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन। देखिए, किसी भी पदार्थ का जो निर्माण होता है या किसी भी यौगिक को आप बनाते हैं तो उसमें पता है क्या करना पड़ता है आपको? उसमें छोटा छोटा जो परमाणु आपका होता है उसी के मिलाने से किसी भी अणु या यौगिक का निर्माण होता है। ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप नाइट्रोजन के परमाणु, ठीक है, नाइट्रोजन के परमाणु और हाइड्रोजन के परमाणु को जब आपस में मिलाइएगा तो इन दोनों के परमाणु आपस में मिलने से अमोनिया का निर्माण होता है। ठीक है। और अमोनिया अपने आप में एक अणु है। ठीक है, अमोनिया अपने आप में एक अणु या यौगिक है। तो अमोनिया का निर्माण कैसे हुआ? तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से। ठीक है। अब इसमें हम सबसे पहले देखेंगे, देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन का दो परमाणु है। ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन का दो परमाणु है, दो परमाणु है। अगर आप मतलब कि संतुलित करना चाहते हैं तो देख लीजिए कि नाइट्रोजन का दो परमाणु है और ये हाइड्रोजन आपका, हाइड्रोजन का 6 है। ठीक है, नाइट्रोजन का दो परमाणु है। हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन 3 दूना 6। देखिए हाइड्रोजन ऐसे है जैसे कि आपका ये H2 है। 3 को आप ऐसे कर लीजिए,
3H2, 3 गुने H2, ठीक है। H2 में हाइड्रोजन का 2 परमाणु हो जाएगा, तो 3 और गुने 2, ठीक है। इस 3 को आप गुना कर लीजिएगा, जैसे रहेगा कहीं पे 4H2, ठीक है। तो हम ऐसे इसको करेंगे 4 और गुने H2 को 2 से ऐसे कर देंगे, यानी कि हाइड्रोजन के परमाणु को गुना कर देंगे इसमें, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। उसी प्रकार 3 दूना 6, डायरेक्ट गुना कर लीजिए आप, 3 दूना 6, यानी कि 6 परमाणु इसमें हो जाएगा। नाइट्रोजन का 2 परमाणु, हाइड्रोजन का 6 परमाणु होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए, इसमें हमको परमाणु नहीं देखना है, अमोनिया के अंदर हमको अणु को देखना है। इसको क्या लिखेंगे? अमोनिया। इसमें कितने अणु है ये चीज़ देखेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग अमोनिया में अणु को देखेंगे। अणु को देखने के लिए आपको क्या करना है कि इसमें अणु की संख्या कितना होगा। तो देखिए 2NH3 है ना, इसमें 2NH3 है, तो 2NH3 में ये जो 2 है ना, ठीक है, इसी को अणु बोलेंगे। तो अणुओं की संख्या इसमें 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। परमाणु आपने देख लिया, अणु भी आपने देख लिया। अगर हम इसको कहें कि नाइट्रोजन का 2 परमाणु, ठीक है, और हाइड्रोजन का 6 परमाणु, नाइट्रोजन का 2, हाइड्रोजन का 6, और मिलकर बनाता है आपका 2 अणु, ठीक है। अगर हम ऐसे कर दें कि 6 और 2 8, ठीक है, तो 8, देखिए 8 अनुपात तो 2, 4 दूना 8, यानी 4:1। आप ऐसे भी कर सकते हैं 4:1। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें हम लोग को ये पता चलता है कि कितना परमाणु भाग ले रहा। देखिए, इसमें हम लोग को ये पता चलता है कि परमाणुओं के साथ अणुओं का क्या अनुपात है, ठीक है। इसमें परमाणु आपका 6 और 2 8 हो जाएगा, और आपका अणु 2 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम पता करना चाहते हैं कि इसके अंदर कितना मोल है, तो मोल निकालने के लिए क्या करेंगे? मोल निकालने के लिए देखिए, मोल निकालना है तो इसमें कुछ नहीं है, तो 1 यहाँ पर छुपा हुआ है, ठीक है। तो देखो 1 को मोल ले लेंगे, 3 को मोल बोल देंगे, और इस 2 को भी मोल बोल देंगे, ठीक है। सबसे पहले 1 को मोल बोलेंगे, 2 को मतलब हाइड्रोजन का जो एक गुणांक है 3, इसको भी मोल बोलेंगे, और ये NH3 का गुणांक 2 है, इसको भी मोल बोलेंगे। तो देखिए इस साइड मोल कितना आएगा? 1 + 3, इस साइड होगा 1 + 3, 1 + 3, ठीक है, और ये साइड मोल कितना हो जाएगा आपका? 2 है। तो हम इसमें ये भी देखते हैं, रासायनिक समीकरण में हमें ये भी पता चलता है कि मोलों की संख्या का अनुपात क्या है, ठीक है। मोलों की संख्या का अनुपात क्या है? ये आपका अभिकारक है और ये प्रतिफल है। तो अभिकारक और प्रतिफल में, अभिकारक और प्रतिफल में, अभिकारक और प्रतिफल में मोलों की अनुपात क्या है, ठीक है। मोलों की अनुपात क्या? सबसे पहले हम लोग ये देखें कि नाइट्रोजन और ये मिलके ये बना था, तो हम सबसे पहले ये देखें कि परमाणु और अणु का अनुपात क्या है। तो हम ये देखें कि इसमें 2 परमाणु, इसमें 6 परमाणु, और इसके अंदर का 2 अणु। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि इसमें मोलों का अनुपात क्या है, ठीक है। मोलों का अनुपात क्या है? तो इसमें एक मोल, इसमें 3 मोल, और इसमें 2 मोल। तो 1 + 3 इसमें हो गया अभिकारक में, और प्रतिफल में 2 मोल। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि द्रव्यमानों का अनुपात क्या है। तो अभिकारक का द्रव्यमान अगर पता करना है तो सबसे पहले N2 है, N2 का द्रव्यमान कितना निकालेंगे? N2 का होता है द्रव्यमान आपका 14, ठीक है।
14 होता है और यहाँ नाइट्रोजन का 2 परमाणु है, यानी कि N2 का 14 दूना 28, 14 दूना 28 हुआ ना इसका परमाणु द्रव्यमान। अगर आपसे ये कहे कि N2 का परमाणु द्रव्यमान कितना है तो आप कहिएगा 28, ठीक है। उसी प्रकार अगर आपसे पूछे कि ये 3H2 का, तो 3H2 को कैसे निकालेंगे, 3 और H2 का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, H2 का परमाणु द्रव्यमान लगभग 1 पॉइंट होता है समथिंग, तो इसको 1 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3। एक होगा, सॉरी देखो इसके अंतर्गत 2 परमाणु है, ठीक है, H2 का 2 परमाणु, यार 3H2 लिखेंगे ना तो 3 होगा और एक परमाणु का भार होगा आपका 1 और इसके अंतर्गत 2 परमाणु है तो 1 गुने 2 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा टोटल 3 दूना 6, यानी कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 6 होगा और नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 28 होगा। NH3 का कितना होगा, देखो NH3 को भी ऐसे निकालेंगे 2NH3 तो 2 होगा। N का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, एक परमाणु का हम बोले ना यार कि अभी एक परमाणु का 14 होता है, एक परमाणु का 14 होता है, अगर 2 परमाणु है इसका मतलब 2 से गुना कर देंगे 28 हो जाएगा। अगर सिर्फ यहाँ N रहेगा तो N मतलब 14, N मतलब 14 परमाणु द्रव्यमान। तो देखिए यहाँ पर 14 होगा और एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 1 होगा तो 3 परमाणु का द्रव्यमान 1 गुने 3 हो जाएगा, तो 2 गुने 14 और 3 17, यानी कि 34 ग्राम। अगर हम इसको यहाँ पर देखें कि इनके द्रव्यमानों का अनुपात क्या, तो आप यही न कहिएगा द्रव्यमान में कि इनके द्रव्यमान का अनुपात N2 का द्रव्यमान था 28, H2 का द्रव्यमान था आपका 6, H2 का द्रव्यमान था 3 है, H2 का द्रव्यमान था 6, ठीक है, और इसका द्रव्यमान था 34। यानी हम ये देख रहे हैं कि इसके अंतर्गत हमें अभिकारक और प्रतिफलों के द्रव्यमानों को भी पता चला। तो इसके अंतर्गत हम ये देख रहे हैं कि अभिकारक का द्रव्यमान और ये प्रतिफल के द्रव्यमान का अनुपात क्या है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसमें देखें कि परमाणुओं और अणुओं का अनुपात क्या है। अभिकारक में परमाणु और अणु का अनुपात अभिकारक और प्रतिफल के बीच। दूसरा हम लोग मोलों का अनुपात देखें अभिकारक और प्रतिफल के बीच। तीसरा द्रव्यमान का अनुपात देखें अभिकारक और प्रतिफल के बीच। तो इसी कह रहा है सबसे पहले इसमें देखिए, या अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों एवं निर्मित प्रतिफलों के परमाणुओं एवं अणुओं की हमें अनुपात इसमें जानने को मिलता है। इसके बाद कह रहा कि यह अभिक्रिया और प्रतिफलों में मोलों के अनुपात की जानकारी मिलता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग इसमें देखें कि इसके अंतर्गत हमें मोलों की जानकारी मिला और सबसे लास्ट में कहता है कि यह अभिक्रिया, सबसे लास्ट में यह अभिकारकों एवं प्रतिफलों के द्रव्यमान की भी जानकारी देता है। तो द्रव्यमान की जानकारी हम लोग अभिकारक का द्रव्यमान और प्रतिफल का द्रव्यमान, ठीक है। तो ये आपका सूचनाएं है, सिंपल आपको याद रखना है। अगर ज़्यादा हम लोग को नहीं समझना, हमको याद रखना है कि सबसे पहला समीकरण लिखते हैं तो उसके लिए आपको संकेत या सूत्र याद होना चाहिए। सबसे पहला तो इसी चीज़ को जानकारी देता है। दूसरा हमें ये बताता है कि कौन अभिकारक है और कौन प्रतिफल है। अभिकारक वो होता है जो रासायनिक विक्रिया में भाग लेता है और प्रतिफल वो होता है जो अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें मिलता है। तो इसमें कौन अभिक्रिया में भाग ले रहा है तो अभिकारक बोल देंगे
और उसके फलस्वरूप क्या बन रहा है उसको प्रतिफल बोल देंगे। फिर हम लोग इसमें ये जानकारी मिलता है कि अभिकारक और प्रतिफलों के परमाणुओं के अनुपात की भी जानकारी मिलता है, मतलब कि परमाणुओं और अणुओं के अनुपात की जानकारी मिलता है। इसके बाद अभिकारक और प्रतिफल के मोलों की अनुपात की जानकारी मिलता है और अभिकारक और प्रतिफल के द्रव्यमानों की भी जानकारी मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हम लोग देख लिए, बस इतना है, 5 पॉइंट आपको याद करना है। अगले क्लास में हम देखेंगे कि इससे क्या हम लोग को लाभ होता है, अगर किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखते हैं तो उससे हमें क्या बेनिफिट होता है, इसी चीज़ को अगले क्लास में देखेंगे।